Hello and welcome everyone. Let's start our new discussion on the geomorphology part 4 as a part of our Atulya series, that is the swift coverage for prelims 2022. So this is the 7th lecture in our series for geography and environment, where we'll be discussing the geomorphology. Up until now we have discussed various type of movements, earth's movement like volcanism, earthquake. Now we are moving towards another movement. जो movement है, they are commonly known as the fault and fold. So folding and faulting, these are the two different types of movement जो हम अर्थ के क्रस्ट के ऊपर देखते हैं. So far we have discussed कि जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, और अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो प्लेट जो कि अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट और क्रस्ट प्लस दी अपर पार्ट ऑफ मेंटल को भी इंक्लूड करता है. तो ये सॉलिड ब्रिटल पार्ट जो है प्लेट, ये इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स. तो रॉक ऐसा नहीं होता कि पूरी सॉलिड रॉक की स्लैब होगी. इट विल बी लाइक कि देयर विल बी मल्टीपल रॉक्स, और उन रॉक में देयर विल बी लॉट्स ऑफ जॉइंट्स, एंड जॉइंट के साथ साथ उनमें फॉल्ट होंगे. फॉल्ट मतलब क्रैक्स पड़े होंगे. दे आर नॉट सिंपल अ मोनोलिथिक यूनिट, वो मल्टीलिथिक यूनिट होंगी वहाँ पर. कहने का मतलब यह है कि रॉक्स के अंदर दीज आर लाइक दी फ्रेगमेंट्स विच आर देयर इन दी रॉक्स इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम जॉइंट्स एंड अदर थिंग्स. रॉक में भी डिफरेंट कॉम्पोजिशन की वजह से रॉक बनते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी भी विद इन द अर्थ क्रस्ट वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन दी डेप्थ एंड डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन. तो ये सारी चीज़ में कुछ फैक्टर्स इवॉल्व होते हैं, कुछ टाइप ऑफ मूवमेंट अर्थ के सरफेस में इवॉल्व होते हैं जो कि अर्थ के लैंडफॉर्म को शेप देते हैं. उनमें से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. वन इज द फोल्ड, अनदर वन इज द फॉल्ट. तो जिस प्रोसेस से फोल्ड क्रिएट होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोल्डिंग. जिस प्रोसेस से फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं या फॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उसे बोलते हैं फॉल्टिंग. तो ये हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर पे, दैट इज द क्रस्ट, और एट मैक्स व्हाट वी कैन से इन द प्लेट्स. सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फोल्ड. तो पहले जानते हैं फोल्ड क्या है. सो फोल्ड इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. तो अर्थ के क्रस्ट का ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, एंड द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इट आर कंप्रेशन एंड टेंशन. वी नो दैट कि आपको पता है कि whenever there is a force which is compressional and tensional in nature, it will create two kind of deformation. तो in a way जो फोल्डिंग है, इट इज अ काइंड ऑफ क्रस्टल डिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्रस्ट सिंपली एक प्लेन हॉरिजॉन्टल ना होकर देयर इज अ वेवी पैटर्न विच हैज बीन ऑब्जर्व्ड. तो फोल्ड में कुछ ऐसा सिनेरियो मिलता है. So largely due to the compression, the folds are generated, and these are main responsive forces which leads to the formation of mountain. जो ओरोजेनी है, ओरोजेनी मीन्स द ओरिजिन ऑफ माउंटेन. तो माउंटेन बिल्डिंग के लिए जो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है, दे आर लार्जली द कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेज, और इन अ वे द फोल्डिंग फोर्सेस जिनकी वजह से फोल्डिंग एग्जिस्ट करती है, दीज आर द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माउंटेन बिल्डिंग एक्सरसाइज ऑन दी अर्थ सरफेस. तो इससे एक बात पता चलती है दैट इट इज ड्यू टू दीज अर्थ मूवमेंट्स द landforms are also created. So they are resulting into the landforms. अब landform के बारे में डिटेल में we'll discuss in our very next lecture. तो right now we know that it is the form जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर क्रस्ट लेती है, दैट इज द लैंडफॉर्म फॉर द नाउ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो फोल्ड की हम बात कर रहे हैं, जो डिफॉर्मेशन है अर्थ के क्रस्ट में, उनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं. सो टाइप्स ऑफ फोल्ड कैन बी इनटू मल्टीपल टाइप्स. उससे पहले मैं आपको एक बार एक फिगर दिखा देता हूँ सो दैट यू हैव सर्टन आइडिया. जो हम पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे, जो फोल्ड के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, उनके रेस्पेक्ट में आपके पास क्लैरिटी होगी कि व्हाट आर दीज सर्टन एलिमेंट्स जिसको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन वील गेट बैक टू दिस स्लाइड अगेन. तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इमेज. This is basically talking about the parts of the fold. So this image is talking about the parts of the fold. तो यहाँ पर क्या क्या आपको पार्ट दिख रहे हैं. नंबर वन, यू कैन सी these are the things which is running. इनको बोलते हैं limb. These are the limbs of fold. So limbs of fold एक ऐसा पॉइंट है जिसके along fold में यू कैन सी वेवी पैटर्न है. तो ये जो एपेक्स वाला पॉइंट है, ये एपेक्स वाला पॉइंट है, दिस एक्ट्स एज द हिंज. यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए और देखें कि इमेजिनरी प्लेन पास हो रहा है, दैट प्लेन विल बी टर्म्ड एज द एक्सियल प्लेन ऑफ द फोल्ड. मतलब उस प्लेन के अलोंग फोल्डिंग हैज हैपेंड. सो कहने का मतलब है, जैसे आई विल टेक वन पेपर टू शो यू द एग्जांपल.
इमेजिन दिस इज द शीट, राइट? आप इस शीट को देख रहे हो आगे से, इट इज लाइक दी वन डायमेंशन, आपको केवल एक पतली सी लाइन की तरह दिख रही है शीट। जब इसमें कंप्रेशन फोर्स होगा इट विल फोल्ड लाइक दिस। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस, तो दिस शीट इज बीइंग फोल्डेड। तो यहाँ जो फोल्ड आया है तो आपको दिख रहा है एक लाइन फोल्ड हुई है, दैट इज वन थिंग, एक लाइन फोल्ड हुई है, और वो लाइन इस पॉइंट पे, दिस इज द टॉप पॉइंट उस लाइन का। बट अगर आप यहाँ देखो तो ये लाइन पूरी यहाँ तक जा रही है, मतलब ये पूरे पेपर को फोल्ड करने के अलॉन्ग, सेम लाइन के अलॉन्ग पेपर फोल्ड हुआ है। अगर हम माने कि इमेजिनरी एक कोई प्लेन है, तो उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, जो इस लाइन से पास होगा, दैट प्लेन विल बी कॉल्ड एज द एक्चुअल प्लेन। सो दैट प्लेन विल बी टर्म्ड एज द एक्चुअल प्लेन। ये जो आपको ट्रांसपेरेंट से यहाँ दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल प्लेन। ये जो लाइन, जिस लाइन की बात कर रहे थे, दैट लाइन विल बी टर्म्ड एज हिंज लाइन। आपको पता है हिंज जिसके अलॉन्ग कोई चीज मूव करती है, एक स्टेबल पार्ट जिसके अलॉन्ग कोई चीज मूव करेगी, दैट विल बी टर्म्ड एज हिंज। तो हिंज इज लाइक जो डोर में आपके साइड में एक अटैचमेंट होता है जिसके अलॉन्ग आपका डोर क्लोज या ओपन होता है, वो पार्ट आपका हिंज कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये जो लाइन है दैट इज द हिंज। इसी हिंज लाइन के अलॉन्ग हमारा एक्सल प्लेन होता है, और इसी को हम एक्सेस ऑफ फोल्ड भी बोलते हैं, जिसके अलॉन्ग आपका पूरा ये कर्व जनरेट हुआ है रॉकी स्ट्रक्चर में। दिस इज वन थिंग। सो वी नो लिम्ब क्या हो गया, हमें ये पता चल गया एक्सल प्लेन क्या है, एक्सेस क्या है, हिंज क्या है। नाउ टू टर्म्स आर देयर, anticline and syncline. So this is basically is related to the form of the fold. तो एक बार इसे देखते हैं, what is anticline and what is syncline. तो अगर फोल्ड की बात करते हैं, इट इज दिस वेवी डिफॉर्मेशन जो रॉक में है या अर्थ के क्रस्ट में है, तो जहां पर वेयर वी आर फाइंडिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कि आपका फोल्ड अपवर्ड कर्व हुआ है, दैट विल बी टर्म्ड एज द एंटीक्लाइन बिकॉज इट इज हैपनिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड जहां पर ये डाउनवर्ड कर्व हुआ है दैट इज नोन एज द सिंक्लाइन, it is anticline. So these are related to the structure of the fold. इससे पहले before we discuss different types of fold, आपके लिए जानना जरूरी है, and there may be some questions in which UPSC can ask about these issues also. अब अपनी पहली स्लाइड पे वापस पहुंचते हैं। एंटीक्लाइन फोल्ड के बारे में यू नो दिस, व्हाट इज एंटीक्लाइन फोल्ड, जहां पर इट बेंड अपवर्ड्स, तो लिम्ब कहां पर जाएंगे, लिम्ब विल गो डाउनवर्ड्स। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि एंटीक्लाइन फोल्ड में लिम्ब गोज अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो आपको अगर वो सही स्टेटमेंट देंगे देन दे विल टेल लिम्ब्स विल गो डाउनवर्ड। अगर नहीं कहेंगे ऐसा तो दे कैन गिव यू लिम्ब्स विल गो अपवर्ड। तो जिस केस में लिम्ब्स विल गो अपवर्ड दैट विल बी नोन एज द सिंक्लाइन फोल्ड। सो नेक्स्ट इज द सिमेट्रिकल फोल्ड एंड asymmetrical fold, जहां पर symmetrical fold is the one whose axial plane is vertical and limbs dip equally. कहने का मतलब यह है, if this is the fold, तो इसका जो एक्शियल प्लेन है यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, दिस प्लेन जो इमेजिनरी प्लेन पास होगा इस पॉइंट से, दैट मस्ट बी वर्टिकल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्लेन टिल्टेड हो किसी भी डायमेंशन में, किसी भी डायरेक्शन में, दैट इज टर्म्ड एज दी सिमेट्रिकल फोल्ड। और सिमेट्रिकल फोल्ड में जो लिम्ब्स हो उनका डिप जो, दैट इज टू से वो जिस एंगल पर डिप कर रहे हैं दे मस्ट बी इक्वल, दैट विल बी टर्म्ड एज सिमेट्रिकल। अगर ये वाली कंडीशन मेट नहीं हो रही देन दे आर असिमेट्रिकल फोल्ड, चाहे आपकी एक्सिस टिल्ट हो यानी कि एक्सियल प्लेन टिल्ट हो, या फिर आपके लिम्ब्स का जो डायरेक्शन है वो अनइक्वल हो, then they will be termed as the asymmetrical fold. Now the monocline. Monocline is a fold जिसमें केवल एक ही limb bend हुआ हो। For example, आपने एक rock देखा and this is this rock and it is due to some upward movement or compression, a little part of this rock is being folded up. तो this is the rock and a slight upward folding has happened in the rock. तो यहाँ पर क्या हुआ है, in this scenario a slight upward tilt of the rock has happened. तो यहाँ पर technically there is only one limb. ऐसे केस में क्या बोलेंगे, it is monocline. Monocline means जिस फोल्ड में केवल एक ही limb हो जो कि bent हुआ हो. Then comes the isocline.
जहाँ भी आइसो आता है तो इट टॉक्स अबाउट सिमिलर। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। जब हम आइसो फोल्ड की बात करते हैं तो जो लिम्ब्स हैं दे डिप एट द सेम एंगल, और साथ में नॉट जस्ट सेम एंगल, दे डिप इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज द आइसोक्लाइन। नाउ यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट कि आइसोक्लाइन और सिमेट्रिकल ये लगभग सेम हुए। सो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि आइसोक्लाइन में देयर में बी टिल्ट इन द एक्सियल प्लेन ऑल्सो। आइसोक्लाइन में जो फोल्ड के एंगल हो सकते हैं उसके बाद लिम्ब एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं। इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस। तो एक्सियल प्लेन यहाँ पर टिल्ट भी हो सकता है इन केस ऑफ आइसोक्लाइन फोल्ड। आइसोक्लाइन फोल्ड का दूसरा नाम भी है, बेटर ट्राई टू आइडेंटिफाई इट, इट इज कैरिनेट फोल्ड। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोल्ड इज द ओवरटर्न फोल्ड। सो दिस इज द फोल्ड जहां पर जो डिप लिम्ब्स हैं वो अनइक्वली डिप करते हैं बट इन दी सेम डायरेक्शन। तो ओवरटर्न फोल्ड मतलब आपके जो फोल्ड है, इफ दिस इज द फोल्ड तो ये टिल्ट हो जाएगा एक डायरेक्शन में, और एक ही डायरेक्शन में लिम्ब जो उसके होंगे टिल्ट करके दे विल स्टार्ट डिपिंग इन द सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पर अनइक्वल एंगल होगा। तो ये जो फोल्ड है इसमें दे मे बी पॉसिबिलिटी कि एक लिम्ब ऐसा हो और एक लिम्ब ऐसा हो। अगर ये आइसोक्लिनल होता तो दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम डिप पर होते, तो इट वुड बी लाइक दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते, बट यहाँ पर पैरेलल नहीं, यहाँ पर एक्सियल प्लेन से जो इसका एंगल है θ1 और θ2 ये दोनों डिफरेंट होते। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं जो आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। आइसोक्लिनल मतलब जहां पर इट विल बी सेम डायरेक्शन एंड सेम डिप एंगल। यहाँ पर आपके ओवरटर्न फोल्ड में जो लिम्ब का डिप है इट विल बी in the same direction, but इनका जो angle है that will be different. So we have to identify this. Now there comes another type of fold. एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। व्हाट इज द रिकम्बेंट फोल्ड? रिकम्बेंट फोल्ड मतलब है कि एक ऐसा फोल्ड जिसके लिम्ब्स कुछ इस तरीके से बेंट हो चुके हैं। नाउ द फोल्ड एग्जिस्ट हॉरिजॉन्टली कंप्लीटली। तो फोल्ड का एक्चुअल में एक्सियल प्लेन जो है या इसकी एक्सेस ऑफ फोल्ड या जो हिंज लाइन है दैट इज लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो जब हम बात कर रहे थे फोल्ड की तो यहाँ पर इस सिनेरियो में इट विल बी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। तो जो फोल्ड बना है दिस फोल्ड दैट इज हैविंग हॉरिजॉन्टल एक्सियल प्लेन। तो ऐसे ना होकर फोल्ड कैसा है, ऐसा एक्सियल प्लेन कैसा है इसका, हॉरिजॉन्टल। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द डायग्राम्स जिसको हम पिछली स्लाइड पर छोड़ के आए थे। दीज आर दीज, इट इज दी सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड में आप ही देखिए दोनों लिम्ब और यहाँ से पास हो रहा है, सेम एंगल है। एसिमेट्रिकल फोल्ड में एक्सियल प्लेन का थोड़ा सा टिल्ट है, दोनों का एंगल यहाँ से डिफरेंट हो सकता है। ओवरटर्न फोल्ड मतलब जो टिल्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल ज़्यादा, पर ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल विल बी डिफरेंट। तो एंगल 1 और एंगल 2 विल बी डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस रहेगा, दैट विल बी द ओवरटर्न्ड। आइसोक्लिनल फोल्ड का एक स्पेसिफिक एग्जांपल कि दोनों के लिम्ब पैरेलल है एक दूसरे के, दैट इज द आइसोक्लिनल फोल्ड। ये आइसोक्लिनल फोल्ड का वो एग्जांपल है जिसमें एक्सियल प्लेन इज एक्चुअली वर्टिकल इन नेचर। तो यहाँ पर एक कॉमनैलिटी तो है सिमेट्रिकल फोल्ड से कि एक्सियल प्लेन वर्टिकल है, बट एक नहीं है कि ये जो लिम्ब है ये पैरेलल है, दैट इज वन थिंग। रिकम्बेंट फोल्ड ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुका है, तो जब आपका एक्सियल प्लेन हॉरिजॉन्टल हो जाए दैट विल बी टर्म्ड एज द रिकम्बेंट फोल्ड। तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, फोल्डिंग विल हैपन लाइक दिस। कम कम अगर कंप्रेशनल फोर्स है तो आपको नॉर्मल एंटीक्लाइन से इंक्लाइन मिलेगा, सिमेट्रिकल फोल्ड मिल सकते हैं। एंड व्हाट विल हैपन, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो फोल्ड कुड बी लाइक दिस आइसोक्लिनल, और अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है तो इनकी एक्सिस टिल्ट हो सकती है। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर पैरेलल है, अगर और भी कंप्रेशनल फोर्स पड़ता है देन इट विल बी लाइक दिस, कि यानी कि आइसोक्लिनल हो गया। और ज़्यादा होता है तो इट विल बी लाइक दिस, यानी कि आपका रिकम्बेंट फोल्ड जिसमें आपकी एक्सियल प्लेन लगभग हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। और अगर ज़्यादा सिचुएशन खराब होती है तो फोल्डिंग में ऐसा भी हो सकता है कि इसका लिम्ब में ब्रेक हो जाए, तो एक लिम्ब थोड़ा आगे बढ़ जाए एक लिम्ब पीछे रह जाए। इस टाइप के स्पेशल फोल्डिंग को जो हमने अभी मेंशन किया है जिसमें लिम्ब ब्रेक हो गया है एंड एक लिम्ब आगे बढ़ जाता है एक लिम्ब पीछे रह जाता है, दैट इज टर्म्ड एज द नैपी। This type of folding format is called the
नैपी। अब आपको इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, दैट फ्रॉम हेयर to here the intensity of compressional force is basically increasing. So compression force is increasing. किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है? फ्रॉम द नॉर्मल सिमेट्रिकल asymmetrical fold to isoclinal to overturn then to recumbent then ultimately to nappy form. तो आप देख सकते हैं कि एक फोल्ड का जनरेशन का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है विच कैन बी डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ कंप्रेशनल फोर्स जो कि उसके ऊपर लग रहा है, राइट? तो एक बार you just go through these figures and identify this new type of fold also, that is nappy. Now having seen these folds, अब आगे बढ़ते हैं to see the another type of event, another type of activity which is happening in the crustal rocks. और उस activity को क्या बोलते हैं? That activity is termed as the faulting. तो let's discuss what is fault. तो fault is a kind of fracture या crack. आपको पता है रॉक्स एक पूरी मोनोलिथिक यूनिट नहीं होते, अगर होते भी हैं तो उनके बीच में इन बिटवीन देयर में बी सम जॉइंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें छोटे छोटे फ्रैक्चर पड़े हो, क्रैक्स हो, जिसके अलोंग देयर कैन बी डिसरप्शंस। अगर उसमें कंप्रेशन या टेंशन का फोर्स लगे तो अलोंग दैट देयर कैन बी सम डिसरप्शंस। और कभी कभी ये जो फ्रैक्चर है दे बिकम सो ह्यूज कि उनमें जो रॉक सेगमेंट है वो एक दूसरे में एक दूसरे के अलोंग रिलेटिवली मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है कि रॉक उन जॉइंट या क्रैक या फ्रैक्चर के अलोंग आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, इन दैट सिनेरियो उनको हम बोलते हैं फॉल्ट्स। तो दीज आर दी एक्टिव फॉल्ट्स जहां पर रॉक ब्लॉक्स कैन मूव। तो देयर इज द रिलेटिव मोशन ऑफ रॉक्स, relative motion of rocks along fault। यहां पर भी किस तरीके का फोर्स लगता है? बेसिकली द फोर्स विच इज एप्लीकेबल हियर इज द कंप्रेशन एंड टेंशनल फोर्स, जो जिसकी वजह से फॉल्ट के अलोंग रॉक एक दूसरे के रिलेटिव में मूव कर सकते हैं। नाउ देयर आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ फॉल्ट। वन इज द नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट का मतलब है कि आपका देयर विल बी रॉक, तो उसमें रॉक के बीच में देयर इज अ फॉल्ट। तो या फिर दो रॉक होंगे कुछ इस तरीके से अरेंज है कि उनके बीच में एक फॉल्ट लाइन है, यानी कि एक फ्रैक्चर मौजूद है जिसके अलोंग एक रॉक या तो नीचे मूव करेगा या फिर ऊपर मूव करेगा। दैट इज द नॉर्मल सिचुएशन। तो अभी इसको हम वील लुक इनटू द फिगर। पहले हम फिगर से देखते हैं, फिर उसके बाद में वील डिस्कस अबाउट दिस स्लाइड, व्हाट दिस स्लाइड इज विलिंग टू टेल अस। ऑलराइट, तो यहाँ पर दिस इज द सिनेरियो। You can see these are the three different figures. One is talking about the normal faulting. आप देखिए, नॉर्मल फॉल्टिंग मतलब हो गया कि देयर इज वन थिंग, एक आपका कहलाता है फुटवॉल। फुटवॉल मतलब जो स्टेबल है। एक कहलाता है आपका हैंगिंग वॉल या सस्पेंडेड वॉल। हैंगिंग वॉल या सस्पेंडेड वॉल, ये वॉल या रॉक का ये वो पार्ट है जो कि रिलेटिवली मूव करेगा, एक स्टेबल रहेगा एक मूव करेगा। तो इट इज द हैंगिंग और सस्पेंडेड वॉल। ये जो आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ पे ब्लैक कलर की, दिस लाइन इज एक्चुअली द फॉल्ट। इस लाइन के अलोंग रॉक विल मूव, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं रिलेटिवली, ये अपवर्ड रहेगा और ये डाउनवर्ड मूव करेगा। लॉजिकली भी अगर आप देखिए तो अंडर ग्रेविटी, इमेजिन दिस इज द सिचुएशन कि अंडर ग्रेविटी आप एक स्लोप के ऊपर एक छोटा सा रॉक रखेंगे तो वो कहाँ फ्लो करेगा, वो कहाँ मूव करेगा? इट विल मूव डाउनवर्ड। तो यहाँ पर भी ये सीन है, जो फुट वाला है इट इज अ बिगर पार्ट, तो इट इज अ बिगर रॉक एंड इट इज द स्मॉलर रॉक। तो माई राइट हैंड इज द स्मॉलर रॉक, ये नीचे मूव करेगा। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। क्यों हो रहा है यहाँ पर? इट इज हैपनिंग कि एक तो फॉल्ट एग्जिस्ट करता है, दूसरी बात फुट वॉल के ऊपर हैंगिंग वॉल एग्जिस्ट कर रही है, और देयर विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी का फोर्स किसके साथ मिलके लगेगा? इट विल गेट मिक्स विद द फोर्स ऑफ कंप्रेशन और टेंशन फॉल्टिंग के केस में। तो जब यहाँ पे सिनेरियो ये है तो व्हाट विल हैपन, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा और ये वाला फॉल्ट जो फुट वॉल है रॉक, ये थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। इसमें जो पार्ट ऊपर हमें विजिबल देगा इट विल बी राइजिंग लाइक अ वॉल या फिर एक बैरियर की तरह होगा। इसको फॉल्ट स्क्रैप बोलेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल दैट? फॉल्ट स्क्रैप, राइट। तो यहाँ पर रिलेटिवली फॉल्ट जो रॉक होगा वो एक दूसरे के कंपैरिजन में
अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट विजिबल होगा उसमें, और हैंगिंग वैली इट इज द समथिंग जो कि डाउनवर्ड मूव करेगी बाय ग्रेविटी, और इस ग्रेविटी के एक्शन को हेल्प कौन करता है, कंप्रेशनल या टेंशनल फोर्स. नाउ देयर कम्स द अनदर टाइप ऑफ फॉल्ट, दैट इज रिवर्स एंड थ्रस्ट फॉल्टिंग. यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द फॉल्ट लाइन वी नो, बट यू कैन सी दिस इज द हैंगिंग वॉल जो टेक्निकली अंडर ग्रेविटी शुड हैव मूव्ड डाउनवर्ड. बट हो क्या रहा है इन दिस सिनेरियो, ये एक स्पेशल केस है जिसमें ये जो हैंगिंग वॉल है इट इज मूविंग अपवर्ड. आप देख सकते हो यहाँ पर द येलो पोर्शन, तो ये थोड़ा सा अपवर्ड लिफ्ट हुआ इसका. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. यहाँ पर इट इज मूविंग अपवर्ड. ये क्यों हो रहा होगा, बिकॉज देयर इज सम स्क्वीजिंग फोर्स एक्टिंग अपॉन इट. तो यहाँ पर एक कंप्रेशन फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये बाहर आ रही है. सो इन दिस केस which force is working, the force of compression is working. नॉर्मल फॉल्टिंग के केस में एक्सटेंशन का फोर्स यानी कि टेंशन का फोर्स इज वर्किंग. तो नॉर्मल फॉल्ट में टेंशन इज वर्किंग, रिवर्स फॉल्ट में आपका जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज नोन एज दी कंप्रेशन फोर्स. उस कंप्रेशन फोर्स का इम्पैक्ट ऐसा होता है दैट जो ग्रेविटी का असर है जिसकी वजह से रॉक नीचे आना चाहिए था, इसका ऑपोजिट हो जाता है, रॉक उस स्लोप के ऊपर मूव कर जाता है ऊपर, एंड दैट इज द रिवर्स फॉल्ट. अब आपको एक देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कि जिस लाइन के अलोंग, इफ यू सी दिस फिगर, इफ दिस इज द रॉक स्ट्रक्चर, ये रॉक 1 है, ये रॉक 2 है, यानी कि हमारी ये हो गई सस्पेंडेड वॉल. आई एम राइटिंग SW सस्पेंडेड वॉल. दिस इज द फुट वॉल FW. तो आप ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज द डिप. तो जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है जिसके अलोंग रॉक मूव करेंगे एक दूसरे के रिलेटिव, दैट इज नोन एज द डिप. ये जो लाइन है जो पूरी इस फॉल्ट को जस्टिफाई कर रही है, जो इस फॉल्ट को दिखा रही है, दिस लाइन इज नोन एज द स्ट्राइक. तो स्ट्राइक इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. ये लाइन स्ट्राइक होगी आपकी, ये लाइन आपकी स्ट्राइक होगी. जो डिप है क्या है, डिप इज द एंगल. तो डिप इज द एंगल और स्ट्राइक क्या है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके अलोंग रॉक मूव कर रहा है. So these are the two terms which are important for you to know कि dip is the angle of inclination जिसके along rock में एक fracture है और इसी के along move करेगा, और ये जो horizontal line है that is termed as the strike. ये term बताने के बाद में now I am trying to introduce you to a concept, thrust fault. Thrust fault is a different type of fault जो कि normal fault नहीं है, but it is a subcategory of reverse fault. तो reverse fault में क्या हो रहा था, there was upward movement of the रॉक ब्लॉक, जो सस्पेंडेड वॉल था उसका अपवर्ड मूवमेंट है. यहाँ पर भी सेम हो रहा है. सो सेम कंप्रेशन फोर्स रहेगा, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट जब ये जो डिप एंगल है इट इज लेस देन 45 डिग्रीज और लार्जली इन मोस्ट ऑफ द केसेस 30 डिग्रीज के आसपास होता है. इन दैट सिनेरियो इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली सीन कि जो थ्रस्ट फॉल्ट है वो एग्जिस्ट करता है. और थ्रस्ट फॉल्ट इज द केस जहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा विजिबल होता है. Like in this scenario, when angle is around 30 degrees, when dip angle is around 30 degrees, in that case, rock का movement ज़्यादा visible होता है क्योंकि ये angle बहुत ज़्यादा steep नहीं है. So there is the lesser force, तो lesser compressional force में भी rock का movement upward हो जाएगा in that scenario. That is why the thrust faults are commonly seen. आप जब हम इंडिया के फिजिकल सेटिंग में भी देखेंगे तो वहां पर भी देयर विल बी सेवरल फॉल्ट्स जिनको हम थ्रस्ट के नाम से बोलेंगे. तो थ्रस्ट फॉल्ट्स आर कॉमन बिकॉज यहाँ पर ये ज़्यादा इनकी विजिबिलिटी होती है, यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होता है दोनों रॉक ब्लॉक का एक दूसरे के रिलेटिव सेंस में. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फॉल्टिंग इज द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट आपको बताया था, डिप की बात हमने कर ली है जहाँ पर हमने यूज करा डिप को इस सेंस में कि व्हाट इज डिप, इंक्लिनेशन एंगल. स्ट्राइक इज दी दिस लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो मार्किंग कर रही है जिसके अलोंग रॉक एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं. स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या है कि जब रॉक में डिप एज सच ना हो, देयर इज दिस
वर्टिकल क्रैक और वर्टिकल फ्रैक्चर हो, बट रॉक का जो मूवमेंट हो इट इज हॉरिजॉन्टल, एक दूसरे को पास मूव करे, तो आगे या पीछे, या तो राइट ब्लॉक मूव करे या फिर लेफ्ट ब्लॉक मूव करे, दैट इज टर्म्ड एज दी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो यहाँ पर यू कैन सी कि दिस इज द मूवमेंट, ये वाला ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो स्ट्राइक के अलॉन्ग स्लिप होता है, स्ट्राइक के अलॉन्ग स्लिप हो रहा है रॉक के बीच में, दैट इज नोन एज दी स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग। Now, I hope you know the difference between all these type of all these type of faulting. तो ध्यान ही रखना है कि जो थ्रस्ट फॉल्ट है और रिवर्स फॉल्ट के बीच का जो मेजर डिफरेंस है उसको आप ध्यान रखना। देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दैट। सो वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं, सी इफ वी कैन फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग हियर। सो वी नो दैट देयर इज वन सस्पेंडेड वॉल, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगी, तो 45 से 90 डिग्री के केस में नॉर्मली वी हैव गॉट दिस टाइप ऑफ नॉर्मल फॉल्टिंग, जिसमें आपका फोर्स क्या लगता है, टेंशनल फोर्स होता है। तो टेंशन से रॉक एक दूसरे के मूव जाएंगे, एक रॉक नीचे सेटल डाउन होगा, दूसरा ऊपर उठा रह जाएगा। रिवर्स फॉल्ट इज समथिंग जिसमें हैंगिंग वॉल कहाँ मूव करती है, इट मूव्स अपवर्ड, अदरवाइज नॉर्मल केस में इट शुड मूव डाउनवर्ड्स। थ्रस्ट फॉल्ट में क्या है, 45 डिग्री से कम के नॉर्मल एंगल होता है और मोस्ट इफेक्टिवली 30 डिग्रीज के आसपास ये एंगल आपका विजिबल होगा, तो वहां पर थ्रस्ट फॉल्ट ज़्यादा दिखते हैं, एंड थ्रस्ट फॉल्ट्स आर कंपैरेटिवली मोर कॉमन। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो रिलेटिव मोशन है ड्यू टू लेसर एंगल, जितना एंगल लेस होता है उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी कम फोर्स में भी वहाँ पर मूवमेंट विजिबल हो जाए। देन वी हैव गॉट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक फेमस एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स कर रहे थे तो हमने सैन एंड्रियास फॉल्ट के बारे में बात की थी कि सैन एंड्रियास फॉल्ट एक तरीके से देखा जाए तो, अगर दो प्लेट के में बात करें तो दो प्लेट अगर एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं तो ट्रांसफॉर्म मार्जिन में भी यू कैन फाइंड सच ऑफ द कंडीशन जहाँ पे स्ट्राइक स्लिप टाइप के फॉल्ट मिले। और विद इन प्लेट्स भी रॉक्स, मल्टीपल रॉक्स हैं, रॉक स्ट्रक्चर होते हैं एक प्लेट के अंदर, वो भी अगर एक दूसरे के मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली, दे पास ईच अदर, तो इन दैट सिनेरियो इट विल बी टर्म्ड एज द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। अब फॉल्टिंग का एक मेजर एडवांटेज ये है कि ये भी एक लैंडफॉर्म को जनरेट करती हैं, ये भी ओरिजिनी को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। वो ओरिजिनी क्या है, दैट इज दी फॉल्ट माउंटेन्स। तो फॉल्ट माउंटेन्स भी एक कॉन्सिक्वेंस है किसका, फॉल्टिंग का। और फॉल्ट माउंटेन का एक एग्जांपल होता है आपका रिफ्ट वैली, और एक माउंटेन का एक एग्जांपल आपको फॉल्ट के केस में दिखाते हैं, दैट विल बी दी ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन यूरोप वो आपके फॉल्टिंग की वजह से जनरेट हुए हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड। So now let's move ahead to discuss the rocks and rocks related issues with respect to our geomorphology. तो बेसिकली जब हम मिनरल की बात करते हैं तो मिनरल्स से मिलकर बनते हैं रॉक्स। अर्थ की कॉम्पोजिशन देखें तो देयर आर सेवरल एलिमेंट्स जिनकी वजह से अर्थ के अंदर देयर आर मल्टीपल मिनरल्स फॉर्म्ड, और उन मिनरल्स के क्लब होने के बाद में देयर आर रॉक्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड। तो एक बार मिनरल देखते हैं, विच आर द इंपॉर्टेंट मिनरल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। दीज आर दी 98% ऑफ एंटायर अर्थ क्रस्ट। और ये कितने मिनरल्स, कितने एलिमेंट्स हो गए, जस्ट 8। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं। इससे पहले हमने व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर, तो उसमें अर्थ के जो कॉम्पोजिशन थी, क्रस्ट की कॉम्पोजिशन, उसके बारे में आई गेव यू वन आइडिया कि व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये मिलके कुछ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एंड दे आर कॉमनली नोन एज दी मिनरल्स बेसिकली। और उसके मिनरल के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे क्वार्ट्ज एक है। सो देयर आर मल्टीपल मिनरल्स, और मल्टीपल मिनरल्स जितने भी फॉर्म हुए उनके पीछे एक ही सोर्स है कि रॉक की रॉक जब मॉल्टन स्टेट में होता है, इट कम्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस पर आता है, तो सरफेस के अर्थ के ऊपर मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं। कैसे, जब ये मॉल्टन लावा ये सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई होने के बाद में हम इन्हीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक इग्नियस रॉक के फॉर्म में अपनी शेप ले लेता है। तो इट इज़ ड्यू टू द इग्नियस रॉक्स जिनसे हमें मेजरली मिनरल्स मिलते हैं
अदरवाइज ऑल द रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, वो कुछ ना कुछ मिनरल हमें प्रोवाइड करते हैं. सो रॉक इज समथिंग विच इज द रिजल्ट ऑफ, मिनरल्स आर समथिंग विच इज द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन और द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स विच आर इनऑर्गेनिक इन नेचर. और केमिकल कंपाउंड्स किससे मिलकर बनते हैं? लार्जली दीज 8 एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं अर्थ के सरफेस में. नाउ लेट्स डिस्कस अनदर डायमेंशन कि जब हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट इग्नोर द इश्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो एक बार रॉक के बारे में देखते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. नंबर 1 इज द इग्नियस रॉक. इग्नियस का मतलब है विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर. तो ये रॉक बेसिकली जो अर्थ के अंदर मैग्मा होता है, मैग्मा जब ऊपर बाहर आता है तो लार्जली लावा बनता है, लावा के फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर आता है. जब तक अर्थ के नीचे इट इज मैग्मा. जब ये कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो उस तरीके के रॉक को क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक. तो इग्नियस रॉक इज द फर्स्ट रॉक जो अर्थ में बने थे. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक्स विच वर मेड इन अर्थ और ऑन अर्थ, दे आर इग्नियस रॉक्स. अभी भी वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ जो अर्थ के सरफेस पर रॉक फॉर्म होते हैं, दे आर इग्नियस इन नेचर. सो जब हम रॉक्स की बात करते हैं, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. वी विल सी वन बाय वन. तो उनको वी कैन डिसाइड एंड वी कैन डिस्कस कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं. राइट नाउ लेट्स कीप आवर फोकस ऑन द इग्नियस रॉक्स. तो इग्नियस रॉक्स के बारे में बेसिकली दीज आर दी रॉक्स जहां पर आपका प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन होता है. इनके अंदर देर इज अ वेरी लेस चांस कि आपको अननेसेसरी वॉइड्स मिलेंगी, या फिर इसके अंदर फॉसिल्स इन जनरल एब्सेंट होते हैं इग्नियस रॉक्स में, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में लावा आता है वहां पर. तो लावा के अंदर फॉसिल का प्रेजेंस रहना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो इग्नियस रॉक्स आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स. यहाँ पर इन जनरल क्रैक्स नहीं होते, बट बेसिकली इग्नियस रॉक्स आर द मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में इग्नियस रॉक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है. जब इग्नियस रॉक की बात करें, दे कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव. हमने एक्सट्रूसिव की बात की थी जब वॉल्केनिक इरप्शन अर्थ के सरफेस के बाहर आता है, तो जो जो रॉक्स बनेंगे वो तो एक्सट्रूसिव रॉक्स रहेंगे. तो लावा के सॉलिडिफिकेशन पे एक्सट्रूसिव रॉक्स. इंट्रूसिव रहेंगे जब सॉलिडिफिकेशन होगा मैग्मा का, कहाँ पर? अर्थ के सरफेस के अंदर, तो वो इंट्रूसिव रॉक्स रहेंगे. तो यहाँ पर अर्थ के सरफेस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कूलिंग पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा तेजी से, तो दे हैपन टू हैव ड्यू टू स्लो कूलिंग. तो स्लोअर कूलिंग की वजह से उनमें चेंजेस आते हैं. तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होंगे. आपको पता है कि अगर किसी चीज़ को धीरे धीरे कूल करो और किसी चीज़ को तेजी से कूल करो, इन दैट सिनेरियो द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द टेक्सचर, वो उन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. तो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिंपल यही है कि उनकी जो कूलिंग का प्रोसेस है, उसमें रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी डिफरेंट इन केस ऑफ इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. जब इंट्रूसिव की बात करते हैं तो ये फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज प्लूटोनिक, वन इज हाइपरबिसल. तो प्लूटोनिक की बात करते हैं तो प्लूटोनिक बेसिकली दीज आर वेरी डीप इनसाइड द अर्थ. तो अर्थ के सरफेस पर बहुत नीचे जो बनते हैं, नीचे अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ है, दैट इज द प्लूटोनिक. तो फर्दर वी नो अर्थ के सरफेस के अंदर गर्मी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन कंपैरेटिव लेस होगा. तो ये कोर्स ग्रेन के ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है. कोर्स ग्रेन के ग्रेनाइट एक एग्जाम्पल है किसका? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक रॉक. हाइपरबिसल रॉक, तो जब वॉल्केनिक मैग्मा जब ये कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है अंडर द अर्थ सरफेस, बट इसके काफ़ी डेप्थ, काफ़ी गहराई में नहीं होता. सो इट इज़ एट शैलोअर लेवल. सो इन दैट सिनेरियो जो हमें रॉक जनरेट होते हैं, दे आर दी हाइपरबिसल रॉक्स. हाइपरबिसल इज अ काइंड ऑफ इंट्रूसिव रॉक. और इसके एग्जाम्पल क्या है? जो भी नॉर्मली हमने वॉल्केनिज्म में पढ़े थे, दे आर हाइपरबिसल रॉक्स लाइक बेथोलिट्स, लेपोलिट्स, फैकोलिट्स, लेकोलिट्स, सिल्स, डाइक्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हाइपरबिसल रॉक्स. लार्जली दीज आर लाइक ग्रेनाइट. तो ग्रेनाइट इनका एग्जाम्पल है. ऑलराइट, सो नाउ let's move forward to see different types of rocks. Next type of rock is the sedimentary rock. What does sedimentary rock means? रॉक एक बार अर्थ के सरफेस के ऊपर आ गया, अर्थ के सरफेस के ऊपर आने के बाद में इग्नियस रॉक्स वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं. उसके ऊपर देयर इज अ प्रोसेस. इन दैट प्रोसेस वेदरिंग विल हैपन. वेदरिंग हमने डिस्कस की थी. इट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. तो डिसइंटीग्रेट होकर वो छोटे छोटे रॉक के ब्लॉक में टूटेगा.
और धीरे धीरे और वो ब्लॉक्स डिसइंटीग्रेट होंगे, उनका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा. सो फ्रॉम अ बिग रॉक देयर विल बी सम क्रैक्स, तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे. इस पार्टिकल का साइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा. तो यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए टाइम में रॉक्स का साइज छोटा होगा. जहाँ पर ये इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स सेटल डाउन होंगे, तो इन पार्टिकल की एक लेयर बनेगी, कई सारी लेयर. तो लेयर आफ्टर लेयर देयर विल बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ दीज पार्टिकल्स. So these are the different layers. Let's say these are the layers. तो ये जो लेयर बनी है आपकी, they will be termed as the sedimentary layers. तो जब बहुत लंबे टाइम तक ये लेयर रहेंगी तो उनके डिपोजिशन से, प्रेशर पड़ने से, अंडर वेट, तो ड्यू टू प्रेशर ये रॉक थोड़े थोड़े सॉलिडिफाई हो जाएंगे. तो लेयर्ड फॉर्म में रॉक होंगे, बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ नहीं होगी. आपने बहुत सारे रॉक देखे होंगे कि मिट्टी अगर बहुत लंबे टाइम तक पड़ी रहे तो वो एक थिन शीट के लेयर वाले रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है. सच टाइप्स ऑफ रॉक्स विल बी नोन एज दी सेडिमेंट्री रॉक. तो ये इन सेडिमेंट्स का रिजल्ट है सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक में क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर आपको फॉसिल्स मिल सकते हैं, प्लांट्स के और एनिमल्स के. सो बोथ फ्लोरा एंड फॉनल फॉसिल्स विल बी सीन इन केस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. आपको इसमें रिवर के एक्शन की वजह से, विंड के एक्शन की वजह से, ग्लेशियर के एक्शन की वजह से, किसी भी एजेंट की वजह से जो कि रॉक को ब्रेक कर रहा है उसकी वजह से आपको सेडिमेंट डिपॉजिट होते हुए दिख जाएंगे. सो दिस इज द सिनेरियो हियर. सो कभी कभी ऐसा होगा कि रॉक ओरिजिनल यहाँ पर है बट उससे बहुत दूर जाकर रॉक पार्टिकल सेटल डाउन होकर सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे, क्योंकि रिवर एक पॉइंट से इरोड करके लेकर आएगी, दूसरे पॉइंट पर डिपॉजिट करेगी. तो या इस केस में ऐसा हो सकता है कि उसका जो पेरेंट रॉक है, जहाँ से वो पार्टिकल्स हमने इम्पोर्ट किए या फिर सप्लाई हुई है, और कहीं और पर जाकर सेडिमेंट्री रॉक बनता है, तो पेरेंट से सेडिमेंट्री रॉक की लोकेशन दूर हो सकती है. सो दिस इज वन सिनेरियो. इसके कुछ एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक के, लाइक सैंडस्टोन, शेल आपका है, एंड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्लोमरेट्स. सो कॉन्ग्लोमरेट्स आर द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे. लाइमस्टोन और कोल ये सेडिमेंट्री रॉक में आपको मिलते हैं. फर्दर यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स. अब उन मेजर ग्रुप्स को देखते हैं. व्हाट आर डिफरेंट मेजर ग्रुप्स जो मैकेनिकली फॉर्म्ड हुए हैं सेडिमेंट्री रॉक. उनका एग्जांपल है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल एंड लोएस. लोएस इज द sand which is generated due to arid condition. So it is not, the sand is not the proper word. Loess is the sediments, very fine sediments which are generated due to arid condition. तो arid condition में जो activities होती है due to wind, तो उसकी वजह से जो small sediment generate होते हैं, they are known as loess. Another type of sedimentary rocks is organically formed. तो उसके example है gießerite, chalk, limestone, coal. Chemically formed involve chalk, limestone, halite, potash. तो there are different types of rocks. आप इनको देख सकते हैं sedimentary rocks, जिनमें मैकेनिकली में जिसमें केवल प्रेशर और वेट का डिफरेंस रहेगा. ऑर्गेनिक में देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो, यानी कि कार्बन रिलेटेड कंपाउंड उसमें रहेंगे. केमिकली में जिसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी रॉक के फॉर्मेशन में, दैट विल बी टर्म्ड एज द केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. सो सेडिमेंट्री रॉक्स दीज आर दी फॉर्म्ड ड्यू टू द सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स कहाँ से होते हैं? ओरिजिनल रॉक से. तो या तो हो सकता है इग्नियस रॉक के सेडिमेंट जाके कन्वर्ट हो जाए सेडिमेंट्री रॉक में, या फिर एक और टाइप ऑफ रॉक होता है मेटामॉर्फिक के, वो वापस जाके सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एक जगह से सेडिमेंट्री रॉक के सेडिमेंट्स फिर से जाके कहीं और जाकर दोबारा से सेडिमेंट्री रॉक बना सकते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ रॉक इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज इन द फॉर्म. तो रॉक की जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. लार्जली व्हाट इज हैपनिंग, तो मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस जिसमें रॉक की फॉर्म जो ऑल्टर होती है, तो उनका जो मिनरलॉजी है, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, टेक्सचर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये चेंज होता है. व्हाट आर द फोर्सेस? हीट इज द मेजर फोर्स, देन प्रेशर इज अनदर, एंड इन सम केसेस अगर कुछ केमिकल एक्टिविटी या केमिकल एजेंट्स उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी नए टाइप ऑफ रॉक्स कैन बी फॉर्म्ड. इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेड रॉक्स. तो इसमें जो ग्रेनाइट है, जब ग्रेनाइट का मेटामॉर्फोसिस होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू नीस. क्ले और शेल का होगा स्लेट में. कोल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ग्रेफाइट में,
लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दीज आर दी डिफरेंट मेटामॉर्फिज्म. यानी कि आपका ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्ले एंड शेल these will be converted into slate. तो आपको ये आइडेंटिफाई करके रखना है कि which is going to convert into what. So this is one thing. Another thing is that कि मेटामॉर्फिज्म में दोनों टाइप ऑफ रॉक, चाहे वो इग्नियस हो या फिर सेडिमेंट्री हो, दोनों ही चेंज हो जाते हैं और उनमें उनकी केमिकल और फिजिकल स्टेट दोनों में ही डिफरेंस आ सकता है. नाउ देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें, इफ यू वांट टू सी कि कितने कितने टाइप है, तो उसमें देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. किस बेसिस पर उनको कैटेगराइज कर रहे हैं? सिंपल है उनका कैटेगराइजेशन का बेसिस कि किस बेसिस पर उनका मेटामॉर्फिज्म हुआ है, यानी कि विच वर द प्रोसेसेस विच वर लीडिंग टू द मेटामॉर्फोसिस, यानी कि किन फोर्सेस की वजह से रॉक की ओरिजिनल फॉर्म से दूसरे नए फॉर्म में रॉक्स एंटर कर रहे हैं. सो बेसिकली वन इज द कॉन्टैक्ट और थर्मल. तो जहां पर ड्यू टू हीट हो तो उस टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक को क्या बोलेंगे? थर्मल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म. डायनेमिक एंड रीजनल, जहां प्रेशर की वजह से हो. मेटामॉर्फिज्म, जहां पर पानी के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से आपके रॉक के फॉर्मेशन चेंज हो. हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, जहां पे पानी प्लस हीट इनकी वजह से रॉक की ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चेंज हो. एंड वी नो दैट कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं तो ड्यू टू द प्रेशर जो नीचे वाला रॉक है इसकी फॉर्म चेंज हो सकती है. और साथ में अर्थ के सरफेस के नीचे जाते जाते देयर इज दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर इज हीट, देयर इज द इंक्रीज इन द हीट, क्योंकि वहां पर आपको थर्मल ग्रेडियंट देखने को मिलेगा. एट द सेम टाइम यहाँ पर जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी वजह से प्रेशर होगा. सिमिलरली इन केस ऑफ टॉल माउंटेन्स, लेट्स से इट इज हिमालयन माउंटेन सिस्टम, ऊपर कोई माउंटेन है आपके, ऊपर कोई रॉक्स है यहाँ पर, बट जो रॉक इसके बीच में होंगे जिनके ऊपर टॉप वाले रॉक्स का भी प्रेशर है, तो या दीज रॉक्स विल गो अंडर मेटामॉर्फिज्म. तो उस मेटामॉर्फिज्म की वजह से इनकी जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाएगा. तो ग्रेनाइट में गेट चेंज इनटू द नीस. तो ये एक क्राइटेरिया है जिसमें यू कैन सी कि देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. वन इज द इग्नियस, अनदर वन इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब क्योंकि ये रॉक दीज आर इंटरचेंजेबल इनटू वन अनदर, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रॉक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जब इस बारे में बात कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग जिसमें हम वी रीड कि एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाता है इज नोन एज द रॉक साइकिल. सो लेट्स सी नेक्स्ट थिंग इज द रॉक साइकिल. सो व्हाट इज रॉक साइकिल? रॉक साइकिल इज द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर. तो स्टार्ट होता है मैग्मा से. जब हमने डिस्कस किया था तो पार्शियल मेल्टिंग होगी, पार्शियल मेल्टिंग से मैग्मा बनेगा. इट विल एक्सपेंड, इट विल फाइंड कि कहाँ से ये अपने हीट को रिलीज कर सके. तो ये वेंट्स या फ्रैक्चर्स को ढूंढेगा, फ्रैक्चर्स के थ्रू सरफेस के पास आएगा, फिर अल्टीमेटली कूलिंग होगी इसकी. तो कूलिंग डाउन की वजह से इग्नियस रॉक में बनेगा. तो अगर इग्नियस रॉक कूल डाउन होकर बनता है, तो अगर इग्नियस रॉक वापस से मेल्ट हो तो क्या बनेगा? मैग्मा. जब इग्नियस रॉक की वेदरिंग होगी और ये छोटे छोटे सेडिमेंट में कन्वर्ट होगा, तो इट कैन कंसोलिडेट इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. और जो प्रोसेस लगेगा उसे बोलेंगे कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन. कॉम्पैक्शन मतलब उनको प्रेस करना अंडर प्रेशर, एंड सीमेंटेशन मीन्स वो एक दूसरे के साथ में बाइंड हो जाएं, दे होल्ड ईच अदर. तो ये प्रोसेस है कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन, इससे सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं. वापस से देयर मे बी पॉसिबिलिटी जिसमें आपके सेडिमेंट्री रॉक को फिर से सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाए वेदरिंग की वजह से. जब सेडिमेंट्री रॉक है, इसको अगर हीट एंड प्रेशर से पास करेंगे तो ये क्या इसमें बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक में. ऑलराइट, सेम कैन हैपन कि मेटामॉर्फिक रॉक आपका वापस से मेल्ट हो सकता है, मैग्मा में कन्वर्ट होगा. अगर मैग्मा में कन्वर्ट होता है तो क्या बनेगा? इग्नियस रॉक. सो इन अ वे व्हाट इज हैपनिंग, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से वापस इग्नियस. इट इज लाइक अ साइक्लिक मैनर कि कोई भी रॉक किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. तो फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, अगर फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अप्रोप्रिएट हो तो रॉक कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म एंड अनदर फॉर्म. इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल. हैविंग सीन रॉक साइकिल, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इस रॉक साइकिल में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस था
द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, जिसको हमने पहले वी हैव स्टडीड अबाउट इन द फॉर्म ऑफ डेन्यूडेशन। और डेन्यूडेशन का मतलब था वेदरिंग एंड इरोजन। Erosion has the element of transportation also. Erosion has the element of transportation. Weathering is something which is happening at the site. So it is in situ. In situ means at site, जिस लोकेशन पे रॉक मौजूद है वहीं होगा। तो एक बार अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेदरिंग। सो वेदरिंग बेसिकली इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, लार्जली फिजिकल कैरेक्टर्स की वजह से या फिर केमिकल इश्यूज की वजह से, या फिर इसमें at some point of time there is biological system, biological factors. So biological factors की वजह से भी there is a possibility कि आपकी weathering हो जाए। breakdown of rocks कहाँ होगा? largely it will happen at site, जहां पर बहुत बड़ा सा रॉक रखा है वहीं पर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि रॉक को कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए। जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा फिर इसे कहीं और मूव कराते हैं, यानी कि आपकी विंड या फिर आपका वाटर या आपका ग्लेशियर अगर इसको मूव कराते हैं इसके पार्टिकल्स को, देन इट विल बी नोन एज द इरोजन। इन सबको कंबाइन करके क्या बोलते हैं? डेन्यूडेशन। सो वेदरिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस जिससे रॉक बनने के बाद में एक इकोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि रॉक पहले डिसइंटीग्रेट होंगे छोटे छोटे छोटे, और ये सॉइल जो इसका सेडिमेंट है ये सॉइल का एक मेजर कंपोनेंट प्ले करते हैं, क्योंकि सॉइल में आपके रॉक सेडिमेंट्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस एयर एंड वाटर मिलकर ये जो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है दैट इज नोन एज द सॉइल। तो विदाउट वेदरिंग देयर कुड बी नो सॉइल। तो इट बिकम्स दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रिटिकल बेस जो इकोलॉजी के एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसी पर एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। सो एवरीथिंग वट एवर वी ट्राई टू लाइक ग्रो, और जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द वेदरिंग एज अ प्रोसेस। और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो एल्यूमिनियम ओर है, टिन है या फिर कॉपर है, दे आर बेसिकली कंसंट्रेटेड बाय वेदरिंग। अगर वेदरिंग ना हो तो वो इतने स्कैटर्ड फॉर्मेट में हो जिसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना इज नॉट एन वायबल ऑप्शन, इज नॉट अ वायबल ऑप्शन। बट क्योंकि वेदरिंग होती है और उनका डिपोजिशन एक जगह पर लोकेट हो जाता है, लोकलाइज हो जाता है, दैट इज वाई इट बिकम्स थोड़ा रीजनेबल इन दीज एलिमेंट्स केस। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेदरिंग। तो रॉक की जब वेदरिंग होगी तो कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक रॉक का स्ट्रक्चर क्या है या फिर रॉक की हार्डनेस क्या है। तो इस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हार्ड रॉक होगा उतना ही डिफिकल्ट रॉक की वेदरिंग होगी, यानी कि डिसइंटीग्रेशन होगा। क्लाइमेट कैसा है? ड्राई क्लाइमेट में वेदरिंग अलग तरीके से होगी, वहाँ पर विंड का इम्पैक्ट ज़्यादा प्ले करेगा। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है तो वहाँ पर वेदरिंग में केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगी। टोपोग्राफी एंड स्लोप, कि अगर आपका रॉक जो है वो किसी स्लोप पर रखा हुआ है या फिर एक हॉरिजॉन्टल किसी एक जगह पर रखा हुआ है। तो अगर किसी स्लोप पर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें रोलिंग की वजह से भी देयर आर चांसेस कि वहाँ पर वेदरिंग पॉसिबल हो। टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कैसी वेजिटेशन है वहाँ पर, ये भी वेदरिंग को प्रमोट करने में, सपोर्ट करने में हेल्प करती है। कुछ वेजिटेशन वेदरिंग को प्रमोट करती है, कुछ वेजिटेशन रॉक को इंटैक्ट रखने में हेल्प करती है। इनफैक्ट अगर कुछ वेजिटेशन जैसे लाइकन्स, तो वो रॉक के सरफेस पर आएंगे, रॉक के सरफेस पर दे विल रिलीज द केमिकल्स, तो उस केमिकल की वजह से रॉक डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। तो इन अ वे वेजिटेशन वहाँ पर या फिर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो उस रॉक के लोकलाइज रीजन में, दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि कैसी वेदरिंग होगी। टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे वेदरिंग को हेल्प करता है। टाइम ऐसा फैक्टर है कि इफ़ देर इज़ लॉन्गर टाइम, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी वेदरिंग की। तो टाइम एड्स द वेदरिंग इन अ वे, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर एंड टेयर लॉसेस, नेचुरल वेयर एंड टेयर ऑफ लॉसेस विल बी अक्यूमुलेटेड, जिससे वेदरिंग बढ़े। फर्दर लैंड यूज बाय मैन, मैन अभी रिसेंट एजेंट है जो किसी भी तरीके की वेदरिंग को कर सकता है, एंड वी हैव गॉट हैवी इक्विपमेंट जैसे बुलडोजर एट्सेट्रा। प्लस देर आर सेवरल एक्टिविटीज, हम माउंटेन में रॉकी टेरेन को वी जस्ट वेदर डाउन द पर्टिकुलर ट्रैक्स और वहाँ पर वी क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैन का लैंड यूज डिसाइड करता है कि कैसी वेदरिंग होगी। दिस डायग्राम ऑल्सो टॉक्स अबाउट दीज एलिमेंट्स, कि अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में क्या क्या फैक्टर्स है जिससे
वेदरिंग को इंड्यूस होता है, हेल्प होती है, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, विंड। क्लाइमेट की वजह से ही केमिकल वेदरिंग भी प्रमोट होती है कि अगर आपका क्लाइमेट एरिड है तो वहाँ पर वाटर के साथ कंपैरेटिवली रिएक्शन कम होगी। बट अगर एरिड क्लाइमेट है और कभी कभी वहाँ पे बारिश होती है और वहाँ पर रॉक टाइप ऐसा है जो वाटर के साथ में केमिकली रिएक्ट कर सकता है, दैट वुड फर्दर बी एनहांस्ड बाय द क्लाइमेट एक्टिविटीज। ऑल्टीट्यूड, रेनफॉल, टेम्परेचर ये भी इम्पैक्ट करते हैं। जितने हायर और एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड पर आपके रॉक होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पर वेदरिंग के चांसेस होंगे। सिमिलरली टोपोग्राफी यानी कि आपका ऑल्टीट्यूड और रिलीफ, जो हमने पहले भी बात की थी कि स्लोप कैसा है या कितनी हाइट पर है, दिस विल हेल्प। मैकेनिकल इरोजन, टाइम वी हैव डिस्कस्ड। वाटर, अगर रनिंग वाटर है तो भी देयर इज द इम्पैक्ट ऑन वेदरिंग। फ्रीज एंड थॉ, फ्रीज एंड थॉ का मतलब है कि लेट्स से दिस इज द रॉक और इस रॉक में यहाँ पर क्रैक था और यहाँ पर पानी भर जाता है। अब इट इज लोकेटेड इन अ सिचुएशन जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर है। एक्सट्रीम वेदर मतलब यहाँ पर दिन के टाइम पर पानी आपका फ्रीज हो जाएगा। एंड वी नो दैट जब वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, so water gets converted into ice, so in that case there is volume expansion, so volume expand होगी तो यहाँ पर ये आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। तो इसकी वजह से ग्रेजुअली देर इज स्लोली बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो क्रैक है इट विल ग्रो इन साइज। दैट इज व्हाट द फ्रीज एंड थॉ एक्शन ऑफ वाटर। तो आइस बनेगी, आइस से वाटर, वाटर से फिर वापस आइस, तो इस वजह से इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज द साइज ऑफ द क्रैक और उसके जो सेडिमेंट्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, दे विल डिपॉजिट एल्सवेयर, या तो वहीं पर डिसइंटीग्रेट होकर सेटल हो जाएंगे या फिर कहीं और पे डिपॉजिट होंगे। नाउ लेट्स सी कि जो हम बात कर रहे थे वेदरिंग की, इसमें वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। थर्ड पार्ट इज मोर रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल, तो उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व करो या फिर आप एनिमल्स की एक्टिविटीज या फिर वेजिटेशन का जो रोल है तो वो भी रहेगा। बट इन अ वे अगर आप बेसिक एलिमेंट को देखना चाहते हैं तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, जो फिजिकल या केमिकल है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी जो भी मोड यूज करेगी वेदरिंग का, दैट वुड आइदर बी फिजिकल और केमिकल, तो इन्हीं कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए भी बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी। सो इट इज बेटर कि हम अंडरस्टैंड करें व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। तो क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है। तो फिजिकल वेदरिंग में बेसिकली मैकेनिकल प्रोसेस है। तो रॉक जब इन सिटू ब्रेकअप होगा, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा, दैट विल बी नोन एज दी फिजिकल वेदरिंग। लार्जली हायर लैटिट्यूड्स पर और हायर ऑल्टीट्यूड्स पर, जहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, आपको फिजिकल वेदरिंग मिलेगी। फ्रॉस्ट सेक्शन, फ्रीज एंड थॉ, ये हमने पढ़ा था, वाटर एक्सपेंड लगभग 9% उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। तो फ्रीज एंड थॉ की वजह से क्या होता है, रॉक पार्टिकल विल ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट, दैट इज द फ्रॉस्ट सेक्शन। नेक्स्ट इज द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स में आपको देखने को मिलेगा कि ड्राई वेदर में क्या होगा, जब भी मॉइस्चर होगा तो रॉक के सरफेस पर वाटर इवेपोरेट जब भी होगा, पहले लेट्स से इट इज द सरफेस ऑफ द रॉक जिस पे वाटर आया फिर वो इवेपोरेट हो गया, तो वहां पर क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे, तो देयर विल बी क्रिस्टल्स ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स, और ये बार बार होता रहेगा। दीज विल एक्सर्ट फोर्स रॉक के ऊपर, जिसकी वजह से रॉक अल्टीमेटली अपने जो छोटे छोटे सेडिमेंट में ब्रेक होने लगेगा। जो बेसिकली जो क्रिस्टल्स ग्रो हो रहे हैं रॉक के सरफेस के ऊपर, उनकी वजह से जो ब्रेकअप हो रहा है रॉक का, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, दैट विल बी ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या है कि जब वाटर होगा विच इज नॉट केमिकली इन्वॉल्विंग विद द मिनरल्स ऑफ द रॉक, बट जब वाटर ऐड होता है मिनरल के साथ में तो ये वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। तो स्वेलिंग और स्ट्रेस की वजह से विद इन द रॉक स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, तो इंटरनल जो जो बाइंडिंग थी रॉक की वो वीक हो जाएगी और अल्टीमेटली रॉक के जो ग्रेन है धीरे धीरे वो लूज होने लगेंगे। दिस इज ड्यू टू हाइड्रेशन। नेक्स्ट इज द एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन एक फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है जिसमें कुछ शेल या शीट की तरह फॉर्म में या फ्लेक्स के फॉर्म में रॉक डिसइंटीग्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द रॉक, तो इसके आउटर सरफेस पर लेट्स से ड्यू टू थर्मल एक्टिविटी, आपको पता है कि हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से बॉडी या तो एक्सपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब हीटिंग होती है तो बॉडी एक्सपेंड करती है
और जब कूलिंग होती है तो कंपैरेटिवली बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो बार बार हीटिंग कूलिंग की वजह से व्हाट मे हैपन, इसका जो आउटर पार्ट है, आउटर लेयर है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है टेम्परेचर का, दैट विल स्टार्ट टू यू नो डिसइंटीग्रेट। तो आउटर लेयर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, तो एक तरीके से व्हाट विल हैपन, लेयर के फॉर्म में दिस रॉक विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेट। पहले ये वाली लेयर डिसइंटीग्रेट होगी, देन इंटरनल लेयर डिसइंटीग्रेट होगी। अगर लेयर के फॉर्म में डिसइंटीग्रेशन हैपन होता है, दैट इज नोन एज द एक्सफोलिएशन। अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्लैब है, इसमें भी आपका लेयर के फॉर्मेट में डिसइंटीग्रेशन होता है कि पहले ऊपर वाली लेयर गायब हो गई, ये वाली लेयर इट गोज ऑफ, तो फिर उसके बाद में नीचे की लेयर गायब होगी धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ इट इज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर, या फिर पूरी पूरी एक्सफोलिएट हो जाती लेयर, तो उस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। नाउ मूविंग फर्दर, chemical weathering. Chemical weathering basically it involves the change in the chemical characteristic. उसमें एक एलिमेंट है आपका ऑक्सीडेशन, तो जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन करती है अनदर सब्सटेंस के साथ में, दैट इज नोन एज दी ऑक्सीडेशन। तो जैसे रस्टिंग आयरन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऐसे ही देयर आर डिफरेंट एलिमेंट जिसमें जो रॉक है या मिनरल्स हैं, दे डिसइंटीग्रेट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो केमिकली कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोनिक एसिड, वीक कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है, और बेसिकली जो मिनरल्स हैं जिसमें आपके कैल्शियम एक्सेट्रा, तो लाइमस्टोन टाइप के जो जो मिनरल हैं, ये रॉक्स हैं, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन। उसके अंदर इंटरनल इंटेग्रिटी उन मिनरल्स की वो सफ़र करती है। देन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में जब वाटर केमिकली कंबाइन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की वजह से केमिकल वेदरिंग विल हैपन। जब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ बोथ फिजिकल एज वेल एज द केमिकल, बट उनका एक मीडियम हो जाएगा उन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। दैट मीडियम विल बी द फ्लोरा एंड फौना, यानी कि लाइफ की वजह से। जैसे अगर बात करें तो ट्रीज के रूट पेनिट्रेट होंगे, या फिर ट्री फॉल करता है किसी रॉक के ऊपर, या फिर एक छोटा एनिमल है फॉर एग्जांपल रैट, तो वो अपना ज़मीन के अंदर दे विल डिग अ होल, तो उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन विल हैपन। और मैन का एस्पेक्ट आपको पता ही है, तो जो मैन की एक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो द बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इन सभी प्रोसेस की वजह से व्हाट हैपन्स, द रॉक्स गेट डिसइंटीग्रेटेड। वंस रॉक इज डिसइंटीग्रेटेड, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन फ्रेगमेंट्स का साइज और छोटा होता जाता है। डिफरेंट उनके ऊपर फोर्सेस एप्लीकेबल होते हैं, लाइक विंड, ग्लेशियल फोर्स, और आपका रिवर का फोर्स या मूविंग वाटर का फोर्स, जिससे वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाकर डिपॉजिट होते हैं। तो दिस एंटायर सिनेरियो इज नोन एज दी डेन्यूडेशन, जिसमें इन्वॉल्व होता है वेदरिंग प्लस इरोजन। नाउ हैविंग सीन दिस, वील डिस्कस, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा कि कैसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उन लैंडफॉर्म की फॉर्म होने के पीछे व्हाट आर द मेजर कॉजेज, कौन कौन से ऐसे फोर्स हैं जो उन लैंडफॉर्म को कॉज करते हैं। तो बेसिकली वी हैव डिस्कस दीज 3 टाइप्स ऑफ मेजर एजेंट्स, जिनकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड। वन ऑफ देम इज द फ्लूवियल प्रोसेस, यानी कि रनिंग वाटर की वजह से। अनदर वन इज द एओलियन प्रोसेस, यानी कि विंड की वजह से। अनदर वन इज द ग्लेशियल प्रोसेस। इसके अलावा देयर आर सेवरल प्रोसेसेस, उनको वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो विद दिस वी आर almost towards the end of our geomorphology. So we are winding our lecture. Thank you very much.